नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक अपडेट। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, रहेगी हमारी पहली नजर। सबसे पहले उन 3 प्रमुख खबरों का करते हैं सीधा रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर, बीते कल जो त्रासदी आई उसके बाद में धराली में अब महाप्रलय की कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो कहीं ना कहीं काफी भयावह हैं और हर कोई इस वक्त चिंता में है। उन तस्वीरों को देखने के बाद में अलग अलग ये तस्वीरें आ रही हैं। दरअसल धराली में बीते कल बादल फटा और जिसके बाद में अचानक से पानी का सैलाब आया जिसने एक पूरे गांव को ही अपनी चपेट में लिया। उसके बाद में अब कई सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। साथ ही दूसरी प्रमुख खबर, हिरोशिमा पर परमाणु हमले की आज 80वीं बरसी है। जी हां, हिरोशिमा पर जो परमाणु हमला हुआ था, बेशक उस हमले को 80 साल गुजर गए हों लेकिन अभी भी उसका जो असर है वो नजर आता है। किस तरीके की तस्वीरें 80 साल पहले नजर आई थी हिरोशिमा पर जब परमाणु हमला हुआ, तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आज की तारीख में किस किस देश के पास में परमाणु हथियार है। करेंगे विस्तार से चर्चा इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर, पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी। जी हां, जहां पर इस वक्त चुनावों का ऐलान कर दिया गया है, संसदीय चुनाव होने हैं। दरअसल जब से सत्ता पलट वहां पर हुआ, पिछले साल अगस्त में ही सत्ता पलट हुआ था, जिसके बाद अब चुनावों का ऐलान किया गया है। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था मोहम्मद यूनुस पर कि जल्द से जल्द चुनाव कराएं और अब मोहम्मद यूनुस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। बताएंगे आपको इस खबर के बारे में विस्तार से कि आखिर कब होंगे बांग्लादेश में संसदीय चुनाव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच के प्रमुख और बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल के पास धराली गांव में बीते कल मंगलवार को भयानक आपदा आई। महज 30 से 35 सेकंड के अंदर ही एक शांत सुंदर पहाड़ी बस्ती तबाह हो गई, जिसकी कई सारी वीडियो भी आपने खुद देखी होगी। और ये तस्वीरें ऐसी हैं जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। आसमान से आई आफत ने गांव की रफ्तार तो थाम ही दी, इसके साथ ही जिंदगियां भी बदल दी और कई सवाल भी खड़े कर दिए। वीडियो में हमने देखा है कि कैसे 12,600 फीट ऊंचे पहाड़ से अचानक से तेज धार के साथ पानी बहते हुए आया और उसके बाद आया दूसरा फ्लो जिसमें मलबा बहकर आया। और इस आपदा के पीछे वजह फिलहाल बादल फटने को बताया जा रहा है। तबाही का ऐसा मंजर देखकर हर किसी को केदारनाथ त्रासदी की याद आ गई। फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए टीमें लगी हुई हैं। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे वहां के ताजा हालात। उससे पहले आपको दिखाते हैं क्या कुछ है लेटेस्ट अपडेट। तो सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है, ताजा हालातों की जानकारी ली है। जो राहत बचाव कार्य वहां पर टीम की तरफ से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई है, उनकी तरफ से जो राहत बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं उनकी पूरी जानकारी लेते हुए फोन पर नजर आए। इसके साथ ही केंद्र की तरफ से हर संभव मदद इस वक्त उत्तराखंड को दी जा रही है, जो भी मदद हो सकती है। तो वहां पर सीधे तौर पर हम देखें तो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है और जो लोग उन इलाकों में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें इस वक्त लगातार वहां पर मदद कर रही हैं लोगों की। और इसको लेकर मुख्यमंत्री से बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक पोस्ट किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसमें उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रातःकाल फोन पर धराली में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्हें रात भर चले बचाव कार्यों, घटनास्थल से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू करने एवं जरूरी सेवाओं और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में अवगत कराया गया। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हर संभव सहायता प्रदान किए जाने हेतु सहृदय आभार। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम से लगातार संपर्क में हैं।
तो ये एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्थिति जो वहां पर बनी हुई है उसका जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी भी पहुंच गए हैं और वहां पहुंच करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया है। और उस दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जब जिस जगह पर ये त्रासदी आई वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे और वहां पूरे इलाके का जायजा लेते हुए वो नजर आए हैं। तो बीते कल ये तस्वीरें सामने आई और उस दौरान की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको भी दिखा रहे हैं और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त हवाई सर्वेक्षण करते हुए और वहां नीचे किस तरीके की ये आपदा आई उसका पूरे तौर पर जानकारी ले रहे हैं। इस जानकारी लेने के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको एक बार सुनाते हैं। जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है। तो वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है उस पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक एक चीज पर अपडेट ले रहे हैं टीम में जो इस वक्त वहां पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। लेकिन इसी के साथ इसके पीछे जो ये त्रासदी है इसके पीछे बताया जा रहा है कि वहां पर बादल फटा और जिसके बाद में पानी का ये सैलाब आया और एक पूरे गांव को निगल गया। आखिर क्या होती है बादल फटने की घटना वो आपको इस वक्त बताते हैं। दरअसल ये एक प्राकृतिक घटना है बादल फटने की जो बीते कल भी हमने देखी और अचानक से भारी बारिश वहां पर शुरू हो जाती है जिसके बाद में हालांकि इस आपदा को लेकर पहले से ही भविष्यवाणी करना अभी इस वक्त काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि उस तकनीक अभी वहां तक नहीं पहुंची है। लेकिन आगे आने वाले समय में कोशिश ये भी की जा रही है कि इसका भी पहले से पता लगाया जा सके। इसके साथ ही एक छोटे इलाके में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश जब अचानक से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बादल फटने की घटना सामने आती है। इसके साथ ही 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश वहाँ पर दर्ज हुई। इसके साथ ही गर्म हवा, नमी भरे बादलों का पहाड़ों से टकराना जिसके बाद में ये बादल फट जाते हैं क्योंकि इनमें पूरा पानी भरा होता है और अचानक से पूरा पानी का सैलाब एक गांव को निगल लेता है। भारी बारिश से वो नाले जो है वो भी उफान पर आ जाते हैं और बाढ़ और भूस्खलन की भी स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आइस एवलांच का भी इस वक्त शक नजर आ रहा है बीते कल जो ये त्रासदी आई, ये आपदा आई उसको लेकर, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उस वीडियो में सैलाब बहुत तेजी के साथ में नीचे की ओर आता हुआ नजर आ रहा है और सैलाब की स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड की वजह स्टीप स्लोप भी मानी जा रही है। धराली के पहाड़ के टॉप कैचमेंट एरिया में 2 ग्लेशियर है और माना यह भी जा रहा है कि वो ग्लेशियर ही टूटा जिसकी वजह से पानी हुआ है। हो सकता है कि यहाँ से आइस एवलांच आया होगा। ये भी कहा जा रहा है कि ग्लेशियर में जमा हुआ जो मलबा है इसी वजह से वो तेजी से नीचे आया और एक त्रासदी के रूप में बदल गया। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि क्लाइमेट चेंज भी ऊंचाई पर जो बादल फटते हैं उसकी वजह इस वक्त बताई जा रही है। जो बादल वहां पर फटते हैं अब ऊंचाई पर भी बादल जो है वो फटने लगे हैं। क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं एक मुख्य वजह के तौर पर इस वक्त वैज्ञानिक देख रहे हैं। 3 से 4 हजार मीटर की ऊंचाई पर बादल जो है वो फट सकते हैं। पहले 1 या 2000 मीटर की ऊंचाई पर ही इस तरह की घटनाएं होती थी, लेकिन अब 3 से 4 हजार मीटर की ऊंचाई पर भी इस तरह की घटना सामने आ रही हैं। ऊंचाई पर बारिश नहीं होती है और बर्फबारी वहां पर होती है। क्लाइमेट चेंज और बढ़ते हुए तापमान की वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा जो पैटर्न है प्राकृतिक का वो बदलता हुआ नजर आए। लगातार बारिश होगी तो उससे ग्लेशियर टूटेंगे और ग्लेशियर किसी अस्थायी लेक पर गिरे तो वजन से और ज़्यादा झीलें जो हैं वो टूट जाती हैं और टूटने के बाद लेक का जो पानी है वो काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे आता है और सैलाब बनकर वो जब नीचे आता है तो वो एक आपदा में तब्दील हो जाता है। और देखते ही देखते जो तस्वीरें बीते कल हमने देखी ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं देहरादून से रेणु उप्रेती, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रेणु, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में, किस तरीके से चलाया जा रहा है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन?
देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे। जोशियाड़ा में वो हेलीपैड में उतरे हैं और उससे पहले इन्होंने हवाई निरीक्षण किया। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जानकारी मिली है कि वो केवल भटवारी तक ही जो है हवाई निरीक्षण कर पाए, क्योंकि भटवारी से आगे मौसम खराब था, कोहरा लगा हुआ था, जिस कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए। यानी कि धराली का जो है उन्होंने हवाई निरीक्षण नहीं किया है, वो केवल भटवारी तक निरीक्षण कर पाए। उसके बाद इस समय जो है आपदा कंट्रोल रूम में वो बैठे हुए हैं, अधिकारियों के साथ राहत बचाव कार्यों को लेकर वो समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी इस समय वहां पे मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि लगातार वहां पे जो है अभी हल्की बारिश देखी जा रही है और स्थानीय प्रशासन के साथ, जिसमें एसडीआरएफ है, कुछ एनडीआरएफ के जवान है, कुछ जो लोकल पुलिस है उसके जवान है, यानी कि कुल 211 लोग, जिसमें जिलाधिकारी भी शामिल हैं, वो भटवारी में इस समय मौजूद हैं। और भटवारी में सड़क को ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है, 70 मीटर वॉश आउट हो चुकी है। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए काफी मुश्किलें हो रही हैं। और ये भी जानकारी निकल कर सामने आई है कि कुछ जवान जो एसडीआरएफ के हैं वो ट्रैकिंग के माध्यम से अब जो है राहत सामग्री को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पैदल ही अब निकल पड़े हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस समय मौसम थोड़ा चुनौतीपूर्ण देखा जा रहा है। हवाई निरीक्षण भी नहीं हो पाया मुख्यमंत्री धामी का, क्योंकि भटवारी से आगे कोहरा लगा हुआ था, मौसम साफ नहीं था। इसलिए फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ आपदा को लेकर राहत बचाव की जो है तैयारी कर रहे हैं। अधिकारियों से इसको लेकर वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही रेनू, अभी तक कितने लोगों की लापता होने की जानकारी मिल पाई है या कितने लोग घायल हुए हैं, इसको लेकर कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, अभी कोई सटीक जानकारी ऐसे निकलकर सामने नहीं आई है कि कितने लोग लापता हुए हैं, लेकिन एक अनुमान जो लगाया जा रहा है वो 70 से ज़्यादा लोगों का लगाया जा रहा है। लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी का कई समाचार पत्रों में ये कहना है कि उसके अनुसार 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस आपदा की भेंट चढ़े होंगे, इस आपदा में लापता हुए होंगे। और वहीं मैं आपको बता दूं कि जो बेस कैंप में आर्मी के जवान लापता हुए थे, क्योंकि कैंप में बाढ़ का पानी आ गया था, तो ये बताया जा रहा था कि 11 जवान लापता हो गए हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है, आर्मी के ही अधिकारी ने ये बताया है कि 2 जवानों को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है और जो अब 9 जवान हैं उनको खोजा जा रहा है। 2 को बचा लिया गया है, 9 की खोजबीन फिलहाल जारी है। इसके अलावा एक शव भी बरामद किया गया है आपदाग्रस्त क्षेत्र से, यानी कि धराली से एक शव बरामद किया गया है स्थानीय का। तो लगातार कोशिशें वहां पे जारी हैं। स्थानीय आर्मी, एसडीआरएफ, पुलिस और कुछ मजदूरों की सहायता से भी जो है वहां पे फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। तेजी से कार्य जारी है और फिलहाल राहत सामग्री पहुंचाकर हेलीकॉप्टर भी वहां पे जाएगा। लेकिन अभी मौसम ठीक नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी भी भटवारी से आगे नहीं बढ़ पाए, कोहरा उनको मिला है। लेकिन फिलहाल तेजी से एक्शन मोड पे काम किया जा रहा है। जी, जैसा आपने बताया कि मौसम अभी फिलहाल ठीक नहीं है, मौसम विभाग क्या कुछ कह रहे हैं, कब तक ये मौसम ठीक होने की उम्मीद है? और इसके साथ ही आखिर उत्तराखंड क्या किन किन जगह पर इस वक्त रेड अलर्ट भी जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, किस तरीके का मौसम है? जी देखिए, उत्तरकाशी की अगर हम बात करते हैं तो आज वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ये बताया गया है कि दिन भर वहाँ पे बारिश देखने को मिलेगी। हल्की हल्की बारिश कई तहसीलों में अभी भी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड के जो हैं 9 जिले हैं जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में स्कूलों में आज छुट्टी भी घोषित की गई है और पूरे प्रदेश में मध्यम बारिश देखी जा रही है। अगर हम बात करें राजधानी देहरादून की, नैनीताल की, पौड़ी की, बागेश्वर की, अल्मोड़ा की, तो सभी जगह बारिश देखी जा रही है। ऑरेंज अलर्ट इस समय जारी किया गया है और जो है स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। अगर हम नदियों की बात करते हैं तो गंगा का जलस्तर भी 1 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मंदाकिनी नदी जो है वो खतरे के निशान पर बह रही है, यानी कि सरयू नदी है, गोमती नदी है, उत्तराखंड की कई नदियां हैं जो इस समय उफान पर है, नदी नाले उफान पर आ गए हैं। अगर हम देहरादून की बात करते हैं तो ऋषिकेश जो यहाँ पे रिस्पना नदी है वो भी इस समय उफान पर आ रही है, क्योंकि बारिश लगातार बीते रात से जो है कई जिलों में देखी गई है। तेज बारिश है जो चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ऐसे में लोगों को घर पर रहने की सलाह दी गई है, अनावश्यक यात्रा वो ना करें, क्योंकि कल बीते रोज जो धराली में घटना हुई वो एक सबक यहाँ पे दिखता है कि कैसे आप नदी नालों के किनारे ना जाएं, वरना इतनी बड़ी जब अनहोनी होती है तो कई लोग इस आपदा की भेंट चढ़ते हैं और बहुत दिल को तोड़ देने वाली, वो विचलित कर देने वाली घटना है। अभी जानकारी भी निकलकर सामने नहीं आई है कितनी मौतें इसमें हुई हैं, कितने लोग लापता हुए हैं। प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है राहत बचाव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए और अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई, लेकिन वहीं दूसरी खबर का भी रुख कर लेते हैं न्यूज पंच में, जहां आपको बता दें कि जापान ही नहीं, आज पूरी इंसानियत एक काले दिन को याद कर रही है। हिरोशिमा पर दरअसल आज से ठीक 80 साल पहले दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया गया था। आज जापान में उस काले दिन का शोक मनाया जा रहा है ताकि पूरी दुनिया को उस दिन की भयावहता
याद रहे, दुनिया की कोई भी महाशक्ति दुनिया के किसी भी कोने में एक और परमाणु बम गिराने से पहले लाख बार सोचे, क्योंकि उस दिन का असर आज 80 साल बाद भी नजर आता है। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार उपलब्ध है, जिनमें से एक भारत भी है। लेकिन भारत नो फर्स्ट यूज नीति का इस वक्त पालन करता है। और आखिर भारत की ये नीति क्या कहती है, बताएंगे आपको। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से देशों के पास इस समय परमाणु हथियार हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिरोशिमा परमाणु हमले के 80 साल। तो हिरोशिमा में जो परमाणु हमला हुआ था उसके अब आज 80 साल पूरे हो चुके हैं। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर ये लिटिल बॉय नाम का जो परमाणु बम है उसे गिराया गया था, जिसका काफी ज्यादा असर हुआ था। भयावह से जुड़ी कई सारी तस्वीरें सामने आई थी। अमेरिका की तरफ से ये हमला किया गया था और विश्व में, पूरी दुनिया में पहली बार ये परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था, जिससे सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस हमले में करीब 1,40,000 मौतें हुई थी। और इसका जो रेडिएशन था, उस रेडिएशन का भी खासा असर वहां पर जो लोग बचे थे उन पर देखने को मिला। बचे हुए लोगों को रेडिएशन ने भी तबाह कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की जल्दी समाप्ति का सीधे तौर पर उद्देश्य था इस हमले के लिए। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जापान आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हुआ इस हमले के बाद में। और ये तो बात रही उस दौरान की 80 साल पहले की। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो वर्तमान में आखिर ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके पास में इस वक्त परमाणु हथियार है। इसमें मुख्य तौर पर नाम आता है रूस का, अमेरिका का और चीन का, जिनके पास में परमाणु हथियार इस वक्त हैं। इसके साथ ही फ्रांस, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और पाकिस्तान के पास भी इस वक्त परमाणु हथियार है। इसके अलावा भारत के पास भी इस वक्त परमाणु हथियार है। और वहीं इजराइल और उत्तर कोरिया को लेकर भी जानकारी यही मिली है कि उनके पास भी परमाणु बम इस वक्त उपलब्ध हैं। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत के पास बेशक इस वक्त परमाणु हथियार है, लेकिन भारत की परमाणु नीति कुछ अलग है। दरअसल 1998 में दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद भारत एटॉमिक पावर बन गया और 2003 में परमाणु नीति भारत की तरफ से घोषित की गई। और परमाणु हथियार प्रयोग पर भारत ने अपनी जो नीति है, उद्देश्य है, वो एकदम स्पष्ट कर दिया पूरी दुनिया के आगे और साफ तौर पर कहा कि नो फर्स्ट यूज नीति का पालन भारत करता है, यानी कि हम पहले इस्तेमाल परमाणु बम का नहीं करेंगे, अगर कोई दूसरा देश इस्तेमाल करता है तब। तो सीधे तौर पर ये नो फर्स्ट यूज की नीति का पालन इस वक्त भारत कर रहा है। परमाणु हथियारों के प्रयोग का अंतिम निर्णय जो है वो एनसीए के पास में होता है। इसके साथ ही हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टर इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। विशाल, हिरोशिमा की तस्वीरें काफी भयावह है। हमने स्कूल टाइम में भी कई बार स्कूल टाइम्स की जो स्कूल में किताबें हैं उनमें भी हिरोशिमा से जुड़े हुए एक एक चैप्टर हमने पढ़े हैं और वो तस्वीरें वाकई काफी भयावह है, जो आज भी ये कहती है कि अगर कोई भी देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा तो उसका क्या असर होगा। जापान में काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन आप बचपन से लेकर अब तक अगर आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि जापान के आइलैंड्स का नाम बताओ तो हिरोशिमा और नागासाकी के नाम स्वतः ही उनके ज़बान पर आ जाएंगे। और वो इसलिए है क्योंकि लिटिल बॉय नाम से जो बॉम्ब गिराया गया, उसने जो वहाँ पर भयानक मंजर पैदा किया, उसकी तस्वीर आज भी हम सबके सामने मौजूद है। और दुख की बात यह है कि जो पायलट उस लड़ाकू जहाज़ को उड़ा रहे थे, जो अमेरिकन बॉम्बर था कर्नल पॉल टिबिट्स जूनियर, उनकी माँ के नाम पे उस जहाज़ का नाम भी रखा गया इबोला गे। और ये बात हिस्ट्री में दर्ज है, कितने लोग उससे तबाह हो गए, छोटे छोटे बच्चे आज भी रेडिएशन का शिकार हैं और आज भी उसका असर हिरोशिमा पर देखा जा सकता है। और हिरोशिमा के बाद एक और बम गिराया गया और वो था नागासाकी। तो ये जो दो इंसिडेंट्स थे, इन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच न्यूज पहुंचे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि आखिर बांग्लादेश में कब होने वाले हैं संसदीय चुनाव। जब भूख सताए एमडीए ज्यादा है, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, एमडीए सोया किंग का चोखा, सोया टीम बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। एमडीए सोया किंग असली प्रोटीन। एमडीए भाई बहुत असमंजस में हूँ, अपने आप से ही सवाल करके परेशान हूँ। भाई तो ठीक तो है, रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कर लूं या वर्ल्ड टूर?
ये काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। भाई, तेरी स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? अब पुलाव कौन बना रहा है? ये आवाज में बात करती है। ओके सॉरी नॉर्मल बात कर रहे हैं भैया। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। बात करते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की। जी हां, जहां पिछले साल 5 अगस्त को हुए तख्तापलट को 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल 5 अगस्त को छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन और देशव्यापी हिंसा के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और वो देश छोड़ दिया था उन्होंने, जिसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने मुख्य सलाहकार के तौर पे देश की बागडोर संभाली। यूनुस के सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश में गरीबी और अपराध बढ़ता गया तो वहीं विकास दर कम होती गई। हिंसा की भी कई सारी खबरें आई। विपक्षी दल लगातार मोहम्मद यूनुस पर चुनाव कराने का दबाव बनाते रहे, जिसके बाद अब संसदीय चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। और ऐलान करते हुए मोहम्मद यूनुस ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, और साथ ही पिछले 1 साल में आखिर कितना बदलाव हुआ है बांग्लादेश के आर्थिक हालातों में वो भी आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में होने हैं संसदीय चुनाव। तो बांग्लादेश में फरवरी 2026 में संसदीय चुनाव होंगे और मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये सीधे तौर पर ऐलान किया गया है, जहां उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग की जो डेट है वो चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जाएगी, वहां से तय होगी। इसके साथ ही बीते साल छात्रों के नेतृत्व में हिंसक प्रदर्शन हुआ था और उस प्रदर्शन के बाद तख्तापलट हुआ और तख्तापलट के बाद से लगातार मोहम्मद यूनुस ही अपना इस वक्त बांग्लादेश की जो बागडोर है वो संभाले हुए हैं। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना का सत्ता से तख्तापलट हुआ। विपक्षी दलों ने जल्द चुनाव कराने का दबाव मोहम्मद यूनुस पर बनाया था, लेकिन वो हर बार नाना करते हुए नजर आए। लेकिन अब ये ऐलान कर दिया गया है कि फरवरी 2026 में चुनाव होंगे। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की अगर हम बात करें तो वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएगी। वो इस वक्त बाहर है क्योंकि चुनाव आयोग ने जो अवामी लीग का पंजीकरण है वो ही रद्द किया हुआ है, जिसकी वजह से अवामी लीग इस बार संसदीय दल जो चुनाव होंगे उसमें वो भाग नहीं ले पाएगी। इसके साथ ही अंतरिम सरकार के मुखिया की तरफ से क्या कुछ ऐलान किया गया है चुनावों से जुड़ा हुआ वो आपको बताते हैं। मोहम्मद यूनुस ने एक टेलीविजन पर संबोधित करते हुए सीधे तौर पर कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपनी आखिरी जिम्मेदारी निभाएं। चुनाव का उत्सव इस महान दिन पर आपके समक्ष ये बयान देने के बाद हम अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करेंगे। हम एक निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अंतरिम सरकार की ओर से मैं मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र भेजूंगा जिसमें चुनाव आयोग से अनुरोध करूंगा कि वो अगले रमजान से पहले फरवरी 2026 में राष्ट्रीय चुनाव की व्यवस्था करे। तो ये तमाम बातें जो हैं वो ये टेलीविजन पर संबोधित करते हुए मोहम्मद यूनुस की तरफ से कही गई और इसी के साथ फरवरी 2026 में चुनाव कराने का ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया। हालांकि चुनाव की तारीखें क्या होंगी ये चुनाव आयोग तय करेगा। इसके साथ ही बांग्लादेश में बीते 1 साल की अगर हम बात करें तो किस तरीके से आर्थिक स्थिति बिगड़ी है एक नजर उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले आर्थिक स्थिति, जहां आर्थिक विकास दर के आंकड़े सामने आए। 2021 की बात करें तो 6.9%, 2022 में ये बढ़ी 7.10% हुई, 2023 में ये कम हुई, 2024 में और कम और 2025 में कम होते होते 3.30% पर ये दर आ चुकी है बांग्लादेश की। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक विकास दर के ये तो आंकड़े कहते हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम गरीबी की बात करें तो गरीबी भी लगातार बांग्लादेश में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवल संघ परमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। नवल संघ परमार, सीधे तौर पर हम देखें तो इस वक्त बांग्लादेश में पिछले 1 साल में अगर हम नजर डालते हैं तो विकास दर भी कम हुई है, गरीबी बढ़ती गई है और अपराध की जो संख्या है उसमें भी काफी इजाफा देखने को मिला है बीते सालों के मुकाबले। नवल संघ जी,
पिछले एक साल में जो शेख हसीना की गवर्नमेंट जो थी पहले, वो 5 अगस्त को जिसको गिराया गया, उसके बाद से देखा जाए तो बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो बहुत ही खराब रहा और अभी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी खराब है। तो उसको चलते जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोटेस्ट है और क्राइम रेट बढ़ने की वजह से बाकी एक्टिविटीज को भी असर पड़ता है, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई। दूसरा जो है, चुनी हुई सरकार नहीं होने की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन से जो भी फंड्स आ रहा था, वो फंड्स के ऊपर रोक लग गई, क्योंकि जब स्थिर सरकार नहीं है, चुनी हुई सरकार नहीं है, तो उसकी वजह से एक फंड्स आना कम हो गया। दूसरा, पॉलिसी डिसीजन, विदाउट मैंडेट गवर्नमेंट जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन है वो नहीं ले सकती, तो वो भी एक रीजन है। तो आर्थिक स्थिति में देखा जाए तो गरीबी भी बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। दूसरा, बांग्लादेश का मेन सोर्स ऑफ जो इनकम है, रेवेन्यू है, उसमें एक है रेमिटेंस। तो रेमिटेंस में भी पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश के लोगों को जो बाहर वीजा की जो दिक्कतें हो रही है, वहां जाके उनकी वजह से जो क्राइम या उनका जो लॉ एंड ऑर्डर में जो इश्यू होता है, तो उनकी वजह से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को या गल्फ कंट्री, उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को वीजा जो देने का जो रेट था वो कम कर दिया है, तो उसकी वजह से रेमिटेंस के ऊपर भी असर पड़ा है। दूसरी ओर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर, आए दिन महिलाओं हो या कॉमन माइनॉरिटी हो या आम जनता हो, उनके ऊपर काफी हिंसक वारदातें होती है। मॉब लिंचिंग एक बड़ा जो है, उसकी वजह से डर का माहौल बना हुआ है। कभी कभी तो रात को तो छोड़िए, दिन में भी लोगों के साथ लूटपाट या मॉब लिंचिंग या किसी भी बहाने, पॉलिटिकल रंजिश हो, किसी भी बहाने लोगों में जो वायलेंस का लेवल जो है वो बढ़ा है। बिल्कुल, क्योंकि बीते एक साल की अगर हम बात करें तो हिंसा की कई सारी खबरें सामने आई है। फिलहाल हर किसी को इंतजार है फरवरी 2026 का, जब वहां पर नई सरकार बनती हुई नजर आएगी, चुनाव होंगे और नई सरकार बनेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवल सिंह परमार, ताजा अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच से मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।